फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं यूजीन ओनील। सबसे पहले हम उनकी बायोग्राफी करेंगे और फिर हम करेंगे हैरियट और उसके बाद हम अपने एमसीक्यूज लेंगे। तो यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील उनका पूरा नाम था। इनके जो जन्म है वो है लाइफ टाइम रहा है 1888 से 1953 तक। ये अमेरिकन प्ले राइट थे और इन्होंने जो अमेरिकन थिएटर है उसमें रियलिज़म, साइकोलॉजिकल डेप्थ और ट्रेजिक विजन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इन्होंने ड्रामा को एक सीरियस लिटरेरी फॉर्म के तौर पर पेश किया। इनके प्लेस में ज़्यादातर हमें ह्यूमन आइसोलेशन, इनर कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें एक इंसान इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। अब अगर हम इनकी अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो यूजीन ओनील वॉज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1888 इन द बैरेट होटल, न्यूयॉर्क सिटी। उनके जो फादर थे जेम्स ओनील, वो एक फेमस एक्टर थे जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग रनिंग रोल जो है किए हैं, जैसे द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इनकी जो मदर थी एला क्विनलन ओनील, वो एक डिवोटेड कैथलिक फैमिली से थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मॉर्फिन के लिए उनका एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कब? जब उनकी यूजीन के बर्थ के बाद। ओनील का जो चाइल्डहुड था, यानी जो बचपन था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी था। एज हिज फैमिली कॉन्स्टेंटली ट्रैवल फॉर हिज फादर परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके पिता क्या थे, एक एक्टर थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी जो बचपन रहा है वो काफ़ी अनस्टेबल रहा है। तो गिविंग एन अर्ली एट कॉन्फ्लिक्टेड एक्सपोजर टू थिएटर लाइफ, और इसी कारण मतलब बचपन से ही वो जो है थिएटर लाइफ उन्होंने काफ़ी करीब से देखी है। एजुकेशन और अर्ली एक्सपीरियंस की बात करें तो ओनील जो कि काफ़ी ट्रैवल करते थे अपने पिता के काम की वजह से, उन्होंने काफ़ी सारे जो है कैथलिक और प्राइवेट स्कूल अटेंड किए हैं, जैसे कि सेंट एलियोसिस अकेडमी, बैट्स अकेडमी इन कॉनेक्टिकट। ही लेटर एनरोल्ड एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 1906। बाद में वो 1996 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी भी गए, लेकिन वहाँ से एक साल बाद उन्हें निकाल दिया गया था। रेस्टलेस एंड एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे। ही वर्कड एज अ सीमैन, क्लर्क एंड माइनर। उन्होंने एक सीमैन, क्लर्क और माइनर के तौर पर भी काम किया है। ही सी वॉयजेज इंस्पायर्ड मैनी ऑफ हिज अर्ली प्लेसेस, और क्योंकि वो जो है सी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, जिसकी वजह से उनके जो शुरू के प्ले हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हैं। उसमें उनके ज़्यादातर जो कैरेक्टर हैं वो किससे, डेस्टिनी और आइसोलेशन से जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाते हैं, यानी कि भाग्य और अकेलेपन से वो लोग जूझते हैं जब वो समुद्री यात्रा पे होते हैं। तो वो चीज़ उनके अर्ली प्लेस में देखने को मिलता है। 1912 में उन्हें जो है टीबी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बहुत सारा जो टाइम है वो सैनिटोरियम में बिताया, जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है, एक प्ले राइट बनना है। करियर की शुरुआत की बात की जाए तो ओनील का जो राइटिंग करियर है वो वन एक्ट प्ले इंस्पायर्ड बाय हिज लाइफ एट सी। तो जो कि उनका बहुत सारा टाइम जो है सी वॉयजेस, जो उन्होंने समुद्री यात्राएं की हैं, तो उनके अर्ली प्ले ज़्यादातर जो हैं उसी से प्रभावित है। उनके अर्ली वर्क जो हैं वो जैसे है बाउंड इज टू कार्डिफ 1916 वर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोविंसटन प्लेयर अपानियन थिएटर ग्रुप। उन्होंने जो है इसको प्रोड्यूस किया था, जो ड्रामा में एक्सपेरिमेंट को जो काफ़ी इनकरेज करते थे। उनका पहला जो फुल लेंथ प्ले था वो था बियॉन्ड द हॉरिजन, जो 1920 में आया था, जिसने उन्हें एक नेशनल रिकग्निशन भी दी, मतलब उन्हें काफ़ी जाना भी गया। और उनका जो पहला पुलिट्जर प्राइज़ था वो भी उन्हें बियॉन्ड द हॉरिजन के लिए दिया गया। और इस सक्सेस ने ही उनके अमेरिकन थिएटर में एक नया एरा जो है उनके लिए स्टार्ट कर दिया। अब उनके मेजर वर्क और अचीवमेंट की बात करें तो उनके प्लेज में जो है हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर देखने को मिलता है, कि कैसे इंसान जो है अपनी डेस्टिनी और आइसोलेशन से जो है लड़ता है। और हमेशा जो भी उनके प्लेज होते हैं उसमें फैमिली टेंशन और एक्सटेंशियल डिस्पेयर जो है देखने को मिलता है। उनके कुछ प्लेज हैं जैसे द एम्परर जोन्स 1920, अ स्टडी ऑफ रेस, पावर एंड गिल्ट। एना क्रिस्टी 1921, अ टेल ऑफ रिडेम्पशन एंड एलिनेशन, जिसकी वजह से उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला। हैरियट, जो वहाँ के पढ़ने वाले हैं, वो 1922 में आया था, अ क्रिटिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। डिज़ायर अंडर द एम्स 1924, इंस्पायर्ड बाय ग्रीक ट्रेजेडी एक्सप्लोरिंग ग्रीड एंड फॉरबिडन लव। स्ट्रेंज इंटरल्यूड 1928, एक्सपेरिमेंट विद द इनर मोनोलॉग, और इसके लिए उन्हें एक और जो है पुलिट्जर मिला।
मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा 1931 एक ट्रायलॉजी है जो एटलस के ऑरिस्टिया पर जो है बेस्ड है। आ वाइल्डनेस 1933 अ रेयर कॉमेडी रिफ्लेक्टिंग नॉस्टैल्जिया एंड आइडियलिज्म। द आइसमैन कॉमन 1946 अ डार्क पोर्ट्रेयल ऑफ इल्यूजन एंड डिस्पेयर। लॉन्ग डेज जर्नीज इनटू 1956 पोस्टुमसली उनके मरने के बाद जो है पब्लिश हुआ। हिज ऑटोबायोग्राफिकल मास्टरपीस था ये, मतलब इसमें अपने जिनके जीवन से रिलेटेड है ये। विनिंग अ पोस्टुमस पुलिट्जर प्राइज, और इसके लिए उन्हें फिर से जो है पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। इनको कम से कम 3 बार जो है पुलिट्जर मिल चुका है। अब थीम और राइटिंग्स की हम अगर बात करें तो ओनील के जो प्ले हैं उसमें एलिनेशन, अकेलेपन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, परिवार में मतभेद, आइडेंटिटी, गिल्ट और ह्यूमन कंडीशन को देखने को मिलता है। और ग्रीक ट्रेजेडी से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फ्रीडियन साइकोलॉजी देखने को मिलती है, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी उनके वर्क में देखने को मिलती है। उनका जो राइटिंग स्टाइल था उसमें वो क्या करते थे, रियलिज्म को एक्सप्रेशनिज्म से जो है वो कंबाइन करते थे, और जिसके कारण एक इमोशनली टेंस और साइकोलॉजिकल रिच फॉर्म जो है देखने को मिलती थी। ही ऑफन पोर्ट्रेट फ्लॉड कैरेक्टर, एक इस तरह के कैरेक्टर वो करते थे जिसमें जो इल्यूजन और रियलिटी से आपस में लड़ते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो भ्रम में है या फिर ये रियलिटी है। और अवार्ड की बात करें तो यूजीन को जो है 4 पुलिट्जर प्राइज़ मिले हैं ड्रामा में, और ये किसी भी प्ले राइट को मिले हों उससे बहुत ज़्यादा है। फॉर बियॉन्ड द हॉरिजन, एना क्रिस्टी, स्ट्रेंज इंट्रोड्यूड और लॉन्ग डे जर्नी, इन चारों के लिए जो है पुलिट्जर मिल चुके हैं। 1936 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और वो पहले अमेरिकन ड्रामेटिस्ट बने जिन्हें ऐसा ऑनर दिया गया, यानी नोबेल प्राइज़ मिला वो पहले थे। ही वॉज रिकग्नाइज फॉर द डेप्थ, पावर एंड ऑनेस्टी ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क। उनके काम में जो डेप्थ, गहराई, जो पावर और जो ऑनेस्टी देखने को मिलते हैं, इसी से उन्हें क्या मिली, एक अलग पहचान जो है वो दी गई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो यूजीन जो है उनकी 3 बार शादी हुई थी। पहली शादी कैथलीन जेनकिंस से हुई, फिर उसके बाद जो राइटर थे एग्नेस बोल्टन, जो राइटर थी एग्नेस बोल्टन उससे, और फाइनली एक्ट्रेस थी कार्लेट मॉन्ट्री, उससे 1929 से 1953 तक जो है इनकी शादी चली। इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें ऑन ओनिल हु मैरिड चार्ली चैपलिन, जिसकी शादी चार्ली चैपलिन से हुई थी। आप सभी जानते हैं चार्ली चैपलिन कौन थे। तो और डिसीजन डेट लेड टू यूजीन डिसोनिया, और इस डिसीज़न के कारण कि उन्होंने चार्ली चैपलिन से शादी की, यूजीन ने जो है उसे डिसोन यानी बेदखल कर दिया था, वो रेडी नहीं थे शादी के लिए। हिज लेटर ईयर्स वर मेड बाय इलनेस, उनके जो आखिरी दिन रहे वो बहुत ज़्यादा बीमारी में बीते, डिप्रेशन में बीते, और वो अपनी फैमिली से बिल्कुल। यूजीन ओनिल की डेथ 27 नवंबर 1953 बोस्टन में हुई। उनके आखिरी शब्द थे, बॉर्न इन अ होटल रूम एंड डाइड इन अ होटल रूम, कि मैं पैदा भी एक होटल रूम में हुआ और मेरी मृत्यु भी एक होटल रूम में हो रही है। ओनिल का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड के ड्रामा में बहुत ज़्यादा मोन्यूमेंटल है। उन्होंने अमेरिकन थिएटर को एक शैलो एंटरटेनमेंट से एक प्रोफाउंड आर्ट में जो है ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने काफ़ी सारे राइटर्स को जो है इंस्पायर किया, जैसे आर्थर माइलर, टेनेसी विलियम एंड एडवर्ड बेलविन। तो लास्ट में यही है कि यूजीन जो हैं वो मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा के फादर कहे जाते हैं। उनकी ह्यूमन सफरिंग, इनर कॉन्फ्लिक्ट और मॉरल स्ट्रगल जो एक इंसान अपने अंदर जीता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी जो है अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर और उनके वर्क के थ्रू हमें देखने को पता चलती है। वो आज भी जो है कई सारे राइटर, डायरेक्टर को दुनिया भर में जो है अपने वर्क से क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अपनी आर्ट के थ्रू उन्होंने ह्यूमन स्पिरिट को एक वॉइस दी है और अमेरिकन थिएटर को एक पावरफुल मीडियम बनाया है ट्रुथ और इमोशन का। अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं हेरिया। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तभी हम इसके MCQs जो हैं कवर कर पाएंगे। सो हेरियट जो प्ले है यूजीन ओनेल ने 1922 में लिखा था। ये एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास स्ट्रगल, एलिनेशन एक मॉडर्न इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एजेस में सेट है और इसमें जो लाइफ दिखाई गई है वो यंग की लाइफ दिखाई गई है, जो एक स्टॉकर वर्किंग है इन द इंजन रूम ऑफ अ ट्रांसलेटिक ओशियन लाइनर। वो एक ट्रांसलेटिक ओशियन लाइनर में जो है एक स्टॉकर है जिसका नाम यंग है, उसकी कहानी है। इस प्ले में ओनिल ने जो इंटरेस्ट दिखाया है वो ह्यूमन साइकोलॉजी में दिखाया है और कैसे सोशल फोर्सेस होते हैं उनके कारण जो इंसान है वो कैसे अकेला पड़ जाता है और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल के साथ क्या क्या होता है वो सब इस प्ले में हमें देखने को मिलता है। और प्लॉट समरी की बात करें
तो यांग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड स्टॉकर, तो यांग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक प्राउड स्टॉकर है। ही बिलीव्स ही बिलोंग टू द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऑफ द शिप, उसे लगता है कि वो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से जो है बिलोंग करता है, शिप की दुनिया से बिलोंग करता है। लेकिन व्हेन मिल्ड्रेड डॉगलस अ वेल्दी यंग वुमन कॉल हिम अ फिल्थी बीस्ट, लेकिन एक बहुत अमीर औरत जिसका नाम है मिल्ड्रेड डगलस, वो उसे एक फिल्थी बीस्ट बुलाती है। ही एक्सपीरियंस ह्यूमिलेशन, उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, ह्यूमिलेशन जो है देखने को मिलती है और फिर वो अपनी आइडेंटिटी पे जो है वो सवाल उठाने लगता है। यंग सर्चेस फॉर बिलोंगिंग्स अमंग डिफरेंट सोशल क्लासेस, अब वो खुद के लिए जगह देखने लगता है कि अलग अलग सोशल क्लासेस में जाता है और खुद को जो है पाता है कि उसे हर जगह जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब वो खुद पर बहुत ज़्यादा उसे प्राउड था, उसे लगता है कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब उस पर सवाल उठाया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है सबके सामने, तो वो देखता है कि उसे कहीं भी जो है उसके लिए कोई जगह नहीं है और वो हर जगह से जो है उसको ठुकरा दिया गया है, हर जगह से उसको रिजेक्शन मिलती है। तो वो अपनी आइडेंटिटी पे जो है सवाल उठाने लगता है, वो अकेला पड़ जाता है। ही विजिटेड अ जू, उसके बाद वो जू में जाता है और वहाँ पर जो है उसे गोरिल्ला देखने को मिलता है विच सिम्बलाइजेज हिज प्राइमल इंस्टिंक्ट। अब इस गोरिल्ला के थ्रू उसकी जो प्राइमल यानी पहले की जो इंस्टिंक्ट है उसको सिम्बलाइज किया गया है और इसमें काफ़ी ट्रेजिक एंडिंग होती है। यंग जो है वो मर जाता है, क्रश्ड बाय द गोरिल्ला, गोरिल्ला के द्वारा उसको मार दिया जाता है। सो रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एलिनेशन, तो दिखाया जाता है कि कैसे जो वर्किंग क्लास है उसका कैसे शोषण किया जाता है और कैसे उसको हर जगह से, मतलब वो अपने काम के लिए इतना अच्छा होता है लेकिन उसे हर जगह से रिजेक्शन देखने को मिलती है और लास्ट में उसके साथ क्या होता है। इसमें जो मेजर कैरेक्टर हैं, सबसे पहले उसमें एक यंग है, बॉब स्मिथ, ये प्रोटोगोनिस्ट है, मतलब इसका मेन जो कैरेक्टर है वो है जो वर्किंग क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए वो स्ट्रगल करता है। मिल्ड्रेड डगलस इसमें एक वेल्दी वूमन है जो जिसकी इंसल्ट के कारण यंग में जो है आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो देखने को मिलती है। वो मतलब उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील होता है कि वो सोचने लगता है कि मुझे कहीं भी कोई जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, हर जगह से मुझे जो है डिसोन किया जा रहा है। फिर इसमें पैडी है जो एक ओल्ड स्टॉकर है जिसे नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, जो पास्ट की बातों में जो है खोया रहता है वो है। लॉन्ग है अ वर्कर एडवोकेटिंग सोशल अवेयरनेस क्लास कॉन्शियसनेस। इसमें जो थीम देखने को मिलती है वो एलिनेशन और आइडेंटिटी की है, अकेलेपन की है और अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी पहचान जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है वो देखने को मिलती है। यंग स्ट्रगल सिम्बलाइज मॉडर्न मैन लॉस ऑफ सेल्फ, इसमें एक मॉडर्न मैन दिखाया गया है। यंग जो है वो सिम्बलाइज किया गया है मॉडर्न मैन के तौर पर जो अपने आप को ढूंढता रहता है, जिसमें इसकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जिसके थ्रू दिखाई गई है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, हाईलाइट द डिवाइड बिटवीन अपर एंड वर्किंग क्लास की, अपर और वर्किंग क्लास के बीच में क्या अंतर है इसमें दिखाया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस नेचर, ह्यूमन बींग्स आर डीह्यूमनाइज मशीन, कि मशीन के कारण जो है ह्यूमन बींग्स कैसे हो गए हैं, डीह्यूमनाइज हो गए हैं। डीह्यूमनाइजेशन, वर्कर्स आर रिड्यूस टू कॉग इंडस्ट्रियल मशीनरी, मशीन्स के कारण जो है वर्कर्स को हटा दिया गया है। एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल आर सर्च फॉर मीनिंग इन अ हॉस्टाइल वर्ल्ड, एक मीनिंग को जो है वो खोजते हैं कि इस हॉस्टाइल वर्ल्ड में अपनी मीनिंग को वो ढूंढते हैं। शिप्स और इंजन रूम जो हैं वो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को दिखाते हैं। मिल्ड्रेड की जो वाइट ड्रेस है वो वेल्थ, प्रिविलेज और सुपरफिशियलिटी को दिखाती है। लास्ट में जो जू में गोरिल्ला है वो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट और एलिनेशन को दिखाता है और जो केज है जिसमें गोरिल्ला था वो रिप्रेजेंट करता है एक सोशल और साइकोलॉजिकल। जो है क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ हेरियर, हेरियर का ऑथर कौन है? यूजीन ऑर्नेल जो इसका ऑथर है। इन विच ईयर वॉज द हेरियर फर्स्ट परफॉर्म्ड, सो 1922 में जो है सबसे पहले इसको परफॉर्म किया गया था। व्हाट इज़ यंग ऑक्यूपेशन इन द प्ले, जो इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट है यंग, उसका क्या ऑक्यूपेशन है? स्टॉकर इन द इंजन रूम ऑफ अ शिप, वो शिप का जो है क्या था, इंजन रूम, जो शिप में जो इंजन रूम था उसमें एक स्टॉकर था। हु इंसल्ट यंग बाय कॉलिंग हिम अ फिल्थी बीस्ट, किसने यंग के फिल्थी बीस्ट बुलाकर जो है इंसल्ट की थी? तो वेल्दी वुमन थी मिल्ड्रेड डगलस। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, इसकी जो सेंट्रल थीम है प्ले की वो है एलिनेशन एंड आइडेंटिटी। विच सोशल क्लास डज यंग बिलोंग टू, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता था? वर्किंग क्लास से। और जो मिल्ड्रेड डगलस थी वो किससे बिलोंग करती थी? अपर क्लास से। हु रिप्रेजेंट नॉस्टैल्जिया और द प्री इंडस्ट्रियल पास्ट, आंसर है पैडी। पैडी जो है वो प्री इंडस्ट्रियल पास्ट की नॉस्टैल्जिया यानी कि पुरानी यादों को दिखाता है। विच कैरेक्टर टॉक अबाउट
क्लास स्ट्रगल एंड सोशलिज्म, जो क्लास स्ट्रगल और सोशलिज्म के बारे में बात करता है, एडवोकेट करता है, वो कौन है? सो राइट आंसर इज लॉन्ग। वेयर डज यांग गो इन सर्च फॉर बिलोंगिंग, जब उसे हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अपनेपन के लिए वो कहाँ जाता है? टू डिफरेंट सोशल ग्रुप एवेंचुअली जू, तो वो हर सोशल ग्रुप में जाता है जहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है और लास्ट में वो जो है जू भी पहुँच जाता है। व्हाट डज गोरिल्ला सिम्बलाइज इन द प्ले, सो गोरिल्लास में क्या सिम्बलाइज करता है? सो मैन, प्रिमल इंस्टिंक्ट एंड एलिनेशन को जो है वो सिम्बलाइज करता है। व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ द हेरियट, हेरियट कौन से जॉनरा से बिलोंग करता है? सो राइट आंसर इज एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा से जो है ये बिलोंग करता है। व्हाट डज द शिप इंजन रूम रिप्रेजेंट, जिसमें वो काम करता था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सो राइट आंसर इज द इंडस्ट्रियलाइज मॉडर्न वर्ल्ड। व्हाट डज माइल्डर्स वाइट ड्रेस सिम्बलाइज, तो जो उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी उस वेल्दी वुमन ने, वो किसको सिम्बलाइज करती है? सो राइट आंसर इज वेल्थ, प्रिविलेज एंड सुपरफिशियलिटी। हाउ डज द प्ले एंड, प्ले में के लास्ट में क्या होता है? यंक डाइज क्रश्ड बाय द गोरिल्ला, कि यंक जो है वो किसके द्वारा कुचल दिया जाता है? गोरिल्ला के द्वारा जो है उसको कुचल कर मार दिया जाता है। विच लिटरेरी टेक्निक इज प्रोडोमेंटली यूज इन द प्ले, इसमें कौन सी लिटरेरी टेक्निक को यूज़ किया गया है? सो राइट आंसर इज एक्सप्रेशनिज्म को इसमें यूज़ किया गया है। What does the cage symbolize? सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रिजमेंट, यानी कि इंसान कैसे जो है लोगों के सोशल प्रेशर में और साइकोलॉजिकली जो है क्या है, एक तरह की जेल में बंद है, वो इसमें दिखाया गया है। What internal struggle does Yang faces? उसे कौन सा इंटरनल स्ट्रगल जो उसके अंदर चल रहा था, जब उसको इंसल्ट किया गया तो उसके अंदर कौन सी चीज़ जो थी वो चल रही थी? सो राइट आंसर इज एक्सटेंशियल एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, वो अपनी पहचान ढूंढने के लिए, अब मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ ये ढूंढने के लिए वो जो है इधर एक से दूसरे ग्रुप में जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द प्ले? इट डिह्यूमनाइज इंडिविजुअल एंड एनिलेट दैम, ये इंसानों को इंसान नहीं रहने देता और उन्हें बहुत ही अकेला बना देता है। हाउ इज़ द थीम ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट शोन? थ्रू यंक रिजेक्शन ऑफ द अपर क्लास एंड डिसकनेक्शन फ्रॉम हिज ओन क्लास। What message does the play convey about modern society? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एलिनेट ह्यूमन, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो इंसानों को अकेला कर देती है, अलग थलग कर देती है, स्ट्रिपिंग दैम ऑफ आइडेंटिटी एंड ह्यूमैनिटी, और वही अपनी पहचान के लिए इधर से उधर भागता रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।